गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से मैं आप लोगों को वर्गीकरण चैप्टर का दूसरा भाग पढ़ाऊंगा। पढ़ाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने पिछली बार वर्गीकरण क्या होता है, किस प्रकार का होता है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्या थी, इसकी उपयोगिता क्या थी, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। वर्गीकरण क्यों किया गया, तो पृथ्वी पर तरह तरह के जीवधारियों की सूचनाओं को संरक्षित रखने के लिए तथा उन्हें एक क्रमबद्ध रूप से, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी या हमारी आने वाली जनरेशन जो है उसे आसानी से समझ सके और उनका आकलन कर सके। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण की ज़रूरत महसूस हुई और इस वजह से वर्गीकरण किया गया जीवधारियों का। इसके बाद वर्गीकरण की आवश्यकता भी यही थी, उपयोगिता। इससे हमें यह पता चलता था कि कैसे पृथ्वी पर जीवधारियों की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार की शारीरिक रचना जो थी उनमें विकास हुआ और किस प्रकार से एक जीवधारी से दूसरे जीवधारी के वृद्धि व विकास की चीज़ों को समझने में वर्गीकरण आवश्यक होता है। इसके अलावा वर्गीकरण के द्वारा पृथ्वी पर सबसे पहले किस प्रकार के जीवधारियों की उत्पत्ति हुई यह भी पता चलता है। जीवधारियों की उत्पत्ति तथा उनके विकास के चरणों में जो समानताएं हैं, यानी जो संयोजक कड़ियाँ हैं, वो भी हमें वर्गीकरण के माध्यम से पता चलता है। इसके अलावा कई सारे जीवधारियों के अवशेष मिले। इन अवशेषों के आकलन से यह पता चलता था कि किस प्रकार से प्राचीन समय में इस प्रकार के जीवधारी थे और इन्हीं जीवधारियों के अनुकूलन में फेरबदल होने के कारण यह वातावरण से अपने आप में सामंजस्य बिठाने में असमर्थ रहे, जिसकी वजह से वातावरण के बदलाव के कारण यह जीवधारी धीरे धीरे विलुप्त हो गए। लेकिन इन जीवधारियों से संबंधित नए जीवधारी जो वातावरण के साथ अपने सामंजस्य को बना लिए, वह आज वर्तमान समय में जीवित हैं। तो वर्गीकरण के माध्यम से ही हमें यह पता चलता है कि जीवधारियों का किस प्रकार से विलोपन हुआ और जीवधारियों का किस प्रकार से विकास हुआ। यह सभी प्रकार की जानकारी जो है हमें वर्गीकरण के माध्यम से पता चलती है। आज हम बात करेंगे कि वर्गीकरण में किस प्रकार से सुधार हुए। तो सुधार के चरण में पहले हम जानते हैं कि क्या होता है द्विनाम पद्धति। प्राचीन समय में या पहले के समय में वैज्ञानिक जब वर्गीकरण कर रहे थे, यानी सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने जब वर्गीकरण करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने इसका वर्गीकरण जंतुओं के आकार, आकृति, समानता व असमानता के आधार पर करना स्टार्ट किया और इस संबंध में उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी में नामक अपनी पुस्तक के अंतर्गत 4236 जातियों का वर्गीकरण किया। उसी वर्गीकरण को आधार मानकर वैज्ञानिकों ने जब नए नए जीवों की खोज करना आरंभ की, तब जाकर यह एहसास हुआ कि इस वर्गीकरण में काफ़ी सारी समानताएं आ रही हैं, यानी कई ऐसे जीवधारी हैं जो दोनों समूहों के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं या परिलक्षित करते हैं। ऐसी दशा में उन जीवधारियों को किसी एक समूह में रखना संभव नहीं था। इस त्रुटि को देखते हुए वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण में संशोधन किए। यहाँ तक कि वर्गीकरण में नए जीवधारियों की खोज के उपरांत किस प्रकार से उनका नामांकन किया जाए, क्योंकि नामांकन एक ऐसा अर्थ है जिससे कि उस जीवधारी के लक्षण और उसकी आवासीय अनुकूलता को ध्यान में रखकर उस जीवधारी का नामांकन किया जाता था। इससे यह हमें लाभ होता था कि हमें उसके नाम से उसके अधिकांश लक्षणों का पता चल जाता था। ऐसी दशा में द्विनाम पद्धति सबसे पहले आया। द्विनाम पद्धति होता क्या है बच्चों? द्विनाम पद्धति, जैसा कि द्वि का मतलब होता है दो। अब द्विनाम पद्धति के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने किया क्या कि किसी जीवधारी का नामांकन जो था वो उसके वंश और जाति दोनों को मिलाकर उसका नामांकन किया गया। जैसे
हम बात करें आम की, जो हमारे यहाँ सामान्य भाषा में इसे आम कहा जाता है, लेकिन आम हर जगह, कहने का मतलब हमारे यहाँ क्षेत्रवत होने के कारण एक ही प्रकार के वस्तु या जीव का नाम कई अलग अलग क्षेत्रों में जाने पर उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इस संभावना को कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि कोई एक ऐसा नाम हो जिससे हम पूरे विश्व भर में उस नाम से हम उक्त जीवधारी या उक्त चीज़ों को हम स्पष्ट रूप से एक दूसरे से समझ सके और समझा सके। इसी चीज़ को देखते हुए आम को इसके वंश और जाति के प्रकार के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया। आम का वंश था मैंगीफेरा, और इसकी जाति थी इंडिका। इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने इसका नाम मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें मैंगीफेरा उसके वंश को दर्शाता है और इंडिका उसकी जाति। इसी प्रकार से मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, होमो उसकी वंश और सैपियंस उसकी जाति को दर्शाता है। इसी प्रकार से कई सारे जीवों के वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना, पैंथरा लियो, अन्य कई सारे जंतुओं के वैज्ञानिक नाम जो उसके वंश और उसकी जाति को दर्शाते हैं, और इन्हीं वंश और जाति के द्वारा ही पूरे विश्व भर में हम इन नामों के जरिए उन्हें जानते हैं और समझते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं पांच जगत का वर्गीकरण। जीवधारियों के अत्यधिक खोज के कारण उन्हें विभिन्न सूचियों में रखने में कठिनाई होने लगी। जैसा कि कैरोलस लिनियस ने दो वर्गों यानी दो जगतों में सिर्फ उन्हें बांटा था। पहला था पादप और दूसरा था जंतु। इन दो वर्गों के बांटे जाने के फलस्वरूप क्या था, कई ऐसे जीवधारी थे जो ना कि पादप और ना ही जंतु। फॉर एग्जाम्पल अगर कवक की बात ले लें, कवक या इसे फंगस कहते हैं, कवक की खासियत यह है कि इसके अंदर क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, जिसके कारण यह पादप की श्रेणी में भी नहीं होता, परंतु इसमें काइटिन युक्त परत और भी कई सारे अंग होते हैं जो जंतु से इसे पृथक करते हैं। यह एक मृत जीवी होता है, इस कारण यह जंतु की श्रेणी में भी नहीं रखा जाना संभव था। ऐसी दशा में कई सारे ऐसे जीव मिले जो न ही पादप और न ही जंतु की श्रेणी में रखा जाना संभव था। इस त्रुटि को देखते हुए आर.एच. व्हिटेकर ने सबसे पहले वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा। इनके आधार पर इसका नाम 5 जगत का वर्गीकरण पड़ा। आइए देखते हैं। पांच जगत वर्गीकरण। पांच जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत व्हिटेकर ने इस जगत में 5 नए सूचियों को डाला, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक
या इसको फंगी कहते हैं। प्लांट या पादप, और पांचवा है जंतु, एनिमल। इस प्रकार से विटेकर ने 5 जगत का वर्गीकरण किया। अब इन वर्गीकरण की खासियत क्या है बच्चों? मोनेरा की अगर बात कर लेते हैं तो मोनेरा में इन्होंने उन जीवों को रखा जब पृथ्वी यानी आद्य पृथ्वी या प्राचीन पृथ्वी पर पहली बार जीवित कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, यानी इस जगत के अंतर्गत हमारे प्रोकैरियोटिक सेल अर्थात आद्य कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिसे कहते हैं, कोशिकाएं। अब इस प्रकार की कोशिका की खासियत यह थी कि इनके अंदर न ही स्पष्ट केंद्रक था और न ही कोशिकांग बने हुए थे, यानी केंद्रक अस्पष्ट कोशिकांग अनुपस्थित। यह इनकी मुख्य खासियत है। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया अंग्रेजी में कहते हैं, इस प्रकार के प्राचीन एक कोशिकीय जीवों को रखा गया। एक बात और, यह सभी एक कोशिकीय हैं। क्यों? मोनेरा में मोनो का अर्थ होता है एक, यानी सिंगल सेलुलर। सभी इस समूह के अंतर्गत जो भी जीवधारी आते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। खासियत उनकी ये होती है कि यह एक प्राचीन कोशिका, यानी जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो रही थी या हो चुकी थी, उस समय जो पहली कोशिकाएं बनी थी वो इसी प्रकार की थी जिन्हें हम आज के समय में प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं की मुख्य खासियत यह थी कि इसमें केंद्रक अस्पष्ट था। इसके बाद कोशिकांग भी अनुपस्थित थे। जीव द्रव्य के अंदर उनका जो न्यूक्लिन था या न्यूक्लिक एसिड था या जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह भी छोटे छोटे छल्लों के रूप में इस प्रकार से घुलित अवस्था में था। उनके जीव द्रव्य में भी कोई केंद्रक नहीं था, कोई कोशिकांग नहीं, कोई केंद्रक और कोई कोशिकांग भी प्रायः स्पष्ट नहीं थे। अब बात करते हैं हम प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय जीवों को रखा गया, लेकिन इसकी खासियत यह थी कि यह प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो भी जीवधारी थे वो प्रोकैरियोटिक न होकर यूकैरियोटिक थे। अब जैसा कि आप जानते हैं यूकैरियोटिक की उत्पत्ति
प्रोकैरियोटिक से हुई थी, तो सेम एज जहाँ यह केंद्रक अस्पष्ट था, यहाँ सत्य केंद्रक था, यानी केंद्रक स्पष्ट था। जिसे हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं या सत्य केंद्रक हिंदी में। इसके अलावा कोशिकांग यहाँ अनुपस्थित था। यहाँ कोशिकांग विकास के कारण स्पष्ट हो चुके थे। स्पष्ट। इस प्रकार के जीव में प्रोटोजोआ संघ के सभी जीव आते हैं, जैसे अमीबा इत्यादि। जितने भी एक कोष की प्रोटोजोआ हैं सभी। तो इस प्रकार से बच्चों प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत उन एक कोशिकीय जीवों को रखा गया जिनमें केंद्रक स्पष्ट था, कोशिकांग स्पष्ट थे, ठीक है। और यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के विकास के फलस्वरूप इनकी रचना व उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं कवक की। कवक के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया जो ना ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते थे और ना ही वो मुख्य रूप से किसी अन्य जीव की श्रेणी में आते थे। मुख्य रूप से यह जो हैं वह बहुकोशिकीय जीव थे। इसके अलावा इनमें किसी भी प्रकार का कोई पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता था, जिसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सके। ऐसी दशा में बहुकोशिकीय मृतजीवी, परजीवी, आदि इस प्रकार से कवक के अंतर्गत इन जीवों को रखा गया। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित यानी हरित लवक, किण्वन के द्वारा यानी रसायन संश्लेषण के द्वारा यह खाद्य पदार्थों का अपघटन करके उससे अपना भोजन लेते थे। इस वजह से इन्हें कवक की श्रेणी में रखा गया। एग्जाम्पल के तौर पर आप बेसिक सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। घरों में ईस्ट वगैरह होता है जो खाद्य पदार्थों में यानी बेकरी के उद्योग में लाया जाता है, जैसे कि ब्रेड बनाने के रूप में, मैदे को सड़ाने के रूप में, शराब वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं प्लांट की। तो प्लांट के अंतर्गत आप सभी जानते हैं पौधे, हरे पौधे। यह हरे पौधे एक कोशिकी से लेकर बहुकोशिकी तक यानी मैक्सिमम पूर्ण विकसित बहुकोशिकी पौधे इसमें आते हैं। बहुकोशिकी जीव पौधे। खासियत इनकी क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुकोशिकीय पौधों की खासियत होती है, पहले उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी सहायता से वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। यह स्वपोषी होते हैं, जबकि कवक हमारा परपोषी था, ठीक है। इसके अलावा इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है।
कवक में कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है। यहाँ भी आप ध्यान देंगे, कोशिका भित्ति काइटिन की अक्सर देखा गया है। जबकि प्लांट में क्या होता है बच्चों कि कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा क्लोरोफिल उपस्थित अन्य कई सारे जो कोशिकांग होते हैं वो भी पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके अलावा यह फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी करते हैं। यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिएक्शन यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं। अब हम बात करते हैं जंतुओं की। तो जंतुओं में वे बहुकोशिकीय जीव आते हैं जिनमें ना ही क्लोरोफिल उपस्थित होता है और ना ही वो अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना पाते हैं। ऐसे जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इनमें हरित लवक अनुपस्थित, बहुकोशिकीय होते हैं, अंग व अंगतंत्र, अंग व अंगतंत्र विकसित। ठीक है, पादपों में भी बच्चों अंग व अंगतंत्र विकसित होता है। ठीक है, इसके अलावा जंतुओं के अंतर्गत कशेरुकी व अकशेरुकी यानी और भी ज़्यादा विकसित गमनशील जंतु आते हैं। पादपों को तो आप जानते ही हैं, यह जड़वत होते हैं, गमन नहीं कर सकते। लेकिन जंतु कशेरुकी और अकशेरुकी दो भागों में आगे चलकर यह विकसित होकर आगे चलकर बटे हुए होते हैं। इस प्रकार से यह 5 जगत का वर्गीकरण जो है विटेकर ने दिया, जिसमें इन प्रकार के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए जीवों का वर्गीकरण किया गया। कुछ समय तक यह जो 5 जगत का वर्गीकरण था वह जीवधारियों के लक्षण और उनकी समानता व असमानताओं के आधार पर काफ़ी हद तक ठीक था। लेकिन जैसे जैसे नए जीवधारियों की खोज होना स्टार्ट हुआ, उन जीवधारियों में विविधताओं और समरूपताओं में काफ़ी कुछ देखने को मिलने लगा, जिसके कारण 5 जगत के वर्गीकरण में भी नए जीवधारियों को रखने में कठिनाइयाँ सामने आने लगी। अतः धीरे धीरे यह 5 जगत का वर्गीकरण भी नए जीवधारियों को उचित स्थान न देने के कारण विफल होने लगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं 5 जगत के वर्गीकरण की कमियों के बारे में।
तो बच्चों 5 जगत के वर्गीकरण में कमियां जो हैं मुख्यतः प्रमुखता से 2 कमियां थी। पहली कमी थी कि इस वर्गीकरण में जीवधारियों के विभिन्न समूहों में काफ़ी समानता देखने को मिलती थी। जैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा की बात की जाए तो मोनेरा में और प्रोटिस्टा में दोनों ही एक कोष की जीवों को रखा गया है। इसी तरह कई ऐसे भी समूह थे जिनके अंतर्गत जो है कई ऐसे जीवधारी थे जो 2 अलग अलग समूहों में रखने के दौरान भी उनमें कुछ ऐसी समानताएं थी जो दोनों समूहों में प्रदर्शित होती थी। इस कारण से यह एक प्रमुख कमी थी कि जीवधारियों को अब भी यानी 5 जगत के वर्गीकरण यानी 5 समूहों में बांटे जाने के दौरान भी ऐसे जीवधारी मिले जिनमें कई सारी समानताएं देखने को मिलती थी, जिससे कि उनका एक निश्चित समूह स्थान रखे जाने में काफ़ी कठिनाई होती थी। दूसरी कमी क्या है इसकी? एक प्रकार के लक्षणों को के जीवों को कई बार एक से रिलेटेड यानी एक जैसे कई जीवों को उन्हें विभिन्न समूहों में रखा गया। कहने का अर्थ यह है जैसे शैवालों व अन्य जीवों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत और अन्य कई समूहों में भी रखा गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यहाँ हम लिख देते हैं कई प्रकार के जीवों को एक से अधिक समूहों में रखने के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। इस प्रकार से कई सारे ऐसे जीव थे जो ऐसे उनमें नए नए लक्षण थे जो एक से अधिक समूहों में दिखाई देते थे। इस वजह से उनको किस समूह में रखा जाए यह निर्धारित करना काफ़ी कठिन हो जाता था। इन कमियों के कारण धीरे धीरे आधुनिक खोजों में जब नए जीवों की खोज होना स्टार्ट हुआ, तब जाकर इन त्रुटियों के कारण धीरे धीरे 5 जगत का वर्गीकरण भी विफल होने लगा। इसके बाद आधुनिक वर्गीकरण जो है वह लाया गया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आगे हम वर्गीकरण में आधुनिक वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इन विषयों या इन टॉपिक में कोई समस्या हो तो ज़रूर हमें बताएं। हम प्रयास करेंगे कि आपको आपकी समस्याओं का
समाधान अच्छे तरीके से मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।